नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो। हमें सेहत पर मेल आया मिताली का, जिन्होंने हमसे अपनी दिल तोड़ देने वाली कहानी शेयर की है। दरअसल पिछले साल मिताली की बड़ी बहन प्रेग्नेंट थी। नवंबर के महीने में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। बेबी एकदम हेल्दी था जब वो पैदा हुआ, उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। इस साल मार्च में उसकी मौत हो गई। अजीब बात यह है कि इन 4 महीनों में उसे कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। एक दिन सुबह जब मिताली की दीदी ने अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए जगाया, पर वो उठा नहीं, ना ही रोया। घर वाले डर गए, उसकी सांसें और धड़कनें चेक की, पर वो चल नहीं रही थी। वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर भागे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिताली के घर वाले सदमे में थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या आखिर। एक हेल्दी बच्चा जिसे कोई भी मेडिकल इशू नहीं था, वो अचानक कैसे गुजर गया। मिताली के परिवार वालों को आगे पता चला कि बेबी की मौत सिड्स से हुई थी, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हो जाती है, भले ही वो हेल्दी हों। इससे ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि मौत का कोई भी कारण नहीं पता चल सकता। जब हमने हिंदुस्तान में सिड्स के और मामले पता करने की कोशिश की तो हमें कोई भी पुख्ता आंकड़े नहीं मिले, पर दुनिया भर में सिड्स से हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। मिताली चाहती हैं कि हम इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करें, सिड्स के बारे में अपने शो पर बात करें। तो सबसे पहले डॉक्टर से समझते हैं कि सिड्स आखिर है क्या। इसका ये मतलब है कि अचानक से नवजात शिशु की या 1 साल के नीचे बच्चे की डेथ हो जाती है और उसका कारण हमें क्लियरली समझ नहीं आता। बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है डेथ का 1 साल के नीचे बच्चों में। हमारी कंट्री में जो इंसिडेंट्स के आंकड़े हैं वो काफ़ी कम है, मगर हो सकता है यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग हो, हमें समझ नहीं आती हो और इस वजह से हमारे को एक फॉल्सली कम इंसिडेंस रेट पता चलता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो बहुत आसानी से अवॉइड हो सकती है अगर हमें इसकी पूरे तरीके से जानकारी हो और इसके बारे में क्या करना चाहिए और क्या रिस्क फैक्टर्स अवॉइड करने चाहिए उसके बारे में अगर सही तरीके से जानकारी मिले। अगर 1 साल से नीचे बच्चा हो, स्पेशली सबसे ज़्यादा रेट होता है 2 और 4 महीने के बीच के आयु के बच्चों में। तो 2 और 4 मंथ्स के बीच के बच्चों में या 1 साल के नीचे बच्चों में इनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना अच्छा और इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता जिसकी वजह से एक सिग्नल दिए जाएं या अपने आप में बचाव के सिग्नल्स दिए जाएं जिस वजह से ये अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बड़े बच्चे को अगर खांसी आ रही है तो अपने आप से वो अडेप्ट करेगा। छोटे बच्चे में आ रही है तो वो शायद चोकिंग करेगा और उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से वो अपना प्रोटेक्शन कर सके। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है कि अगर मदर की एज अगर 20 साल से नीचे हो तो यंग मदर्स में उनके बच्चों में ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हो सकता है कि उनको इतना तजुर्बा नहीं हो बच्चे को संभालने का, हो सकता है दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। तीसरा रीज़न और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्मोकिंग। अगर घर के अंदर स्मोकिंग है, डेफिनेटली उन बच्चों को ज़्यादा रिस्क है और उन बच्चों में ये एंटिटी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कई इन्फेक्शंस जैसे छाती की अगर इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया और वो हद से ज़्यादा हो गया, हम टाइम पे दवाई ना लें, टाइम पे उसकी जांच ना कराएं तो बच्चे पे वो हावी हो जाता है और फिर भी क्वाइटली बच्चे सीरियस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता और ये तकलीफ़ के शिकार हो सकते हैं। तो मैंने निमोनिया का तो एग्जांपल दिया है, बाकी कोई भी इन्फेक्शन कहीं पे भी हो, मान लो यूरिन इन्फेक्शन हो, पेट की इन्फेक्शन हो, अगर टाइम पे इलाज नहीं करो तो वो ज़्यादा हो सकती है, ब्लड में फैल सकती है, सेप्सिस हो सकता है और बच्चे के ऊपर नुकसान दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिकली हम इनहेरिट करते हैं जिसकी वजह से बच्चे में पूर्ण तरह नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती और वो
सिड्स के शिकार हो सकते हैं। हमें अपने घर का वातावरण साफ रखना चाहिए, स्मोकिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए, और अगर बाहर से भी कोई आ रहा है तो उसे स्मोकिंग के लिए 100% आपने मना करना है। चूल्हा सेम कमरे में नहीं जलाना है जहाँ पे एक नवजात शिशु या एक छोटा बच्चा हो, क्योंकि वहाँ से जो निकलती हैं, जो हवाएं निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। तीसरी बात है, टाइम पे डॉक्टर से संपर्क करें, टाइम पे टीके के लिए जब जाते हैं बच्चे का स्वास्थ्य आप चेकअप कराते रहें। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश में हम लोग बच्चों के साथ ही सोते हैं। कई बार ये देखा गया है कि अगर बहुत गहरी नींद लग जाए और हम करवट बदलें तो हमारी चादर या हमारा कंबल अगर बच्चे के ऊपर आ जाए तो वो भी घातक हो सकता है। इसीलिए रेकमेंडेड ये है कि बच्चे को थोड़ी दूरी पे या एक अलग कॉट पे आप सुलाएं और टाइम पे उठ के उसको देखते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे को कभी भी उल्टा उसके पेट पे सुलाना नहीं चाहिए, उसे सीधे अपने बैक पे ही सुलाना है, क्योंकि अगर बच्चा सोते सोते ज़रा भी चेहरा अपना साइड में करेगा तो नाक बंद हो सकता है और फिर बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुन ली हैं। सिड्स कितना खतरनाक हो सकता है आपको इसका अंदाज़ा लग ही गया होगा। जहाँ तक रही बच्चों को अपने ही बिस्तर पर सुलाने की बात, तो ये वाकई हमारे देश में बहुत ही आम है। पर ऐसे में अक्सर करवट बदलते समय हमारा हाथ या फिर चादर बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, जिससे उनका दम भी घुट सकता है। अब 1 साल से कम उम्र के बच्चे ना ही अपना बचाव कर पाते हैं, ना ही कुछ सिग्नल दे पाते हैं। ऐसे में दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बच्चों को अपने से थोड़ी दूर ही सुलाएं और उन पर नजर रखें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को दुनिया भर की सलाह दी जाती है, जिसमें से सब सही नहीं होती। वो सलाह मानकर अपने और अपने बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा देती हैं। इसलिए आज बात करेंगे कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में जो औरतें प्रेगनेंसी के दौरान कर बैठती हैं। कहीं इनमें से कोई आप भी तो नहीं कर रही। अब ऐसी ही कुछ आम गलतियों के बारे में हमें बताया डॉक्टर लवलीना नादिर ने। प्रेगनेंसी के दौरान ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग दोनों ही खराब है। माँ को सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हर कुछ देर में खाना खाएं, ना सिर्फ 3 बड़े मील दिन में। हर 2 घंटे में खाएं। एसिडिटी कम होगी, खाना पचेगा और ब्लोटिंग भी कम होगी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान घी वगैरह खाकर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस दौरान प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। आइडियल वेट गेन जो होता है वो 10 से 12 किलो ही होना चाहिए। रात में कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। दिन में भी खाना खाने के बाद अगर हो सके तो 1-2 घंटा रेस्ट कर लें। बहुत ज़्यादा आराम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये भी गलत है। अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हर 3 महीनों में आपके डॉक्टर बताएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी योग, ये ज़रूर शुरू करें। दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में आपको वो एक्सरसाइज करनी है जो आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करेंगी, थकान को कम करेंगी और बच्चे को नीचे आने में मदद करेंगी। साथ ही पेल्विक फ्लोर जो होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगी ताकि नेचुरल बर्थ हो। दर्द से डरना नहीं है, दर्द बच्चे को नीचे धक्का देने में मदद करता है। नॉर्मल डिलीवरी करने में भी मदद करता है। अब नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे के लंग से पानी निकलता है, रिकवरी जल्दी होती है, फीडिंग आसान हो जाती है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। हर तरह की जानकारी के लिए गूगल इस्तेमाल ना करें। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं वो डॉक्टर से पूछें, समझें। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कितना घी खाना आपके लिए हेल्दी है। बात जब घी की आती है तो लोगों की राय अक्सर बंट जाती है। कई लोगों को अपने खाने में खूब सारा घी पसंद होता है, पर कुछ लोग वजन बढ़ने के डर से इसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब दोनों में से कौन सही है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर की भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने घी को लेकर कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करी। रुजुता का कहना है कि खाने में उतना ही घी इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपकी सेहत के लिए ठीक है, पर उतना नहीं जिससे आपके खाने का टेस्ट बदल जाए। ये सही बैलेंस है। अपने इंस्टाग्राम वीडियो में रुजुता ने बताया कि घी का इस्तेमाल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं।
अगर आप मिलेट खाते हैं जैसे कि नाचनी या फिर रागी, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा घी डालना चाहिए। पर अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो इसमें मिलेट के मुकाबले कम घी होना चाहिए। इसके अलावा खिचड़ी और रोटी सब्जी में भी कम घी इस्तेमाल होता है, पर पूरन पोली, दाल बाटी, बाजरा रोटी, इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल किया जा सकता है। घी में विटामिन्स की भरमार होती है और ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, इसलिए दिन में कम से कम एक खाने में आपको घी का इस्तेमाल करना ही चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता का कहना है कि दिन भर में आपको 3 से 6 टेबलस्पून घी अपने खाने में लेना चाहिए। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।